serious topic because this topic is directly related to our surrounding, our child and our life. What we learn today in this section, we are discussing in this section about what is the child right. First we know about what is child, who we call child, who is child, कौन child है, किसे child कहेंगे. And second we discussed what is the child right. Next we in our Indian constitution what parts and what article has provision about the child rights, and after that we know about how to protect our child rights, and next will be the how to see our child, how to become our child. So let's start the topic. Here is the definition of child. This is the definition given by the UNICEF. Definition for the purpose of presenting convention. आज के कन्वेंशंस को देखते हुए, आज के समाज को देखते हुए, आज को ग्रुप को देखते हुए चाइल्ड का डिफिनेशन, चाइल्ड का परिभाषा जो यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया है वो कुछ इस प्रकार है. ए चाइल्ड मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर. वो सभी जो 18 ईयर से कम है, जो 18 साल की उम्र से कम, उन्हें चाइल्ड ग्रुप में शामिल किया जाता है. जो 18 ईयर से कम है उन्हें चाइल्ड ग्रुप में शामिल किया जाता है. इवन दे आर नॉट applicable to the child majority or any attend clear decision. या किसी वैसे बच्चे को जो 18 ईयर हो तो गए, 18 ईयर क्रॉस तो कर गए, लेकिन फिर भी वो किसी खास पर्टिकुलर डिसीजन को या सही डिसीजन को ना ले सकता है, सही गलत को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है. इन दिस केस he will be also included in the child. So this is the definition. We know that the child उसे कहेंगे जो 18 years क्रॉस नहीं किया है या जो कोई पर्टिकुलर डिसीजन छोटा ही क्यों ना हो, डिसीजन लेने की हिम्मत, पेशेंस आनी चाहिए. छोटे छोटे डिसीजन लेने चाहिए, इससे बड़े डिसीजन को आपको लेने में आसानी होती है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. Children or childhood across the world have broadly been constructed in a term of golden age. बचपन और बच्चे और बचपना पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, कोई भी देश हो, इसीलिए कोई भी कॉन्टिनेंट हो, आई थिंक दिस विल बी द गोल्डन एज. एक गोल्डन एज है जीवन का, एक गोल्डन एज है लाइफ का. सो चिल्ड्रेन and childhood across the world have broadly been constructed in a term of golden age. Directly we say that childhood is a golden period, golden age of life. एक golden age है, short time होता है पूरे लाइफ का. और हम लोग सभी जानते हैं कि 0 से 5 years के टाइम पीरियड में लाइफ का बहुत बड़ा चीज सीख लिया जाता है. कहते हैं कि बच्चे को बोलने के लिए 0 से 5 टाइम पीरियड में सीख लेता है, 5 साल तक सीख जाता है. मैक्सिमम चीज़ों को 75% चीज़ को समझ जाता है 0 से 5 साल की उम्र में. बाकी चीज़ों को फिर वो अपने विवेक बुद्धि से अप्लाई करता है. तो here is a very good word is that is golden age. Children or childhood is directly we call golden age. That is synonyms with innocence, freedom, joy, play and life. Why we called golden age? Golden age कई कारणों से कहते हैं, इसे कई वजह से कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड में, इस टाइम में, इस एज में बच्चे इनोसेंस होते हैं, निर्दोष होते हैं. हम आप गलती कर सकते हैं, जानबूझकर गलती कर सकते हैं, जान करके भी गलती कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते. इनोसेंस होते हैं, कंप्लीटली इनोसेंस होते हैं, फ्रीडम, स्वतंत्र होते हैं. आप आज के टाइमिंग में एजुकेशन सिस्टम भी चेंज है. आज हम लोग अपने बच्चे को देखने का नजरिया भी चेंज है.
आज बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई ऑल्सो इंक्लूड दिस टॉपिक इन दिस सेशन। आज हम लोग अपने बच्चे को जो देखते हैं ना, वो बिल्कुल नज़रिया दूसरा होता है। आज उसको डायरेक्ट जन्म हुआ और सोचना शुरू कर देते हैं हम लोग, मेरा बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा, मेरे पड़ोसी में लोग ये बने हैं, उसको भी ये बनना चाहिए। मतलब बड़ा हुआ नहीं और सपने शुरू। एक छोटा सा कहानी बताते हैं, जो कि मैंने किसी जैन साधु से सुना है। उसका नाम है तरुण सागर। बता रहे थे कि एक बार की बात है कि तरुण सागर कह रहे थे कि मैं किसी के घर गया, तो वहाँ जो साधु के साथ होता है, संस्कार उनका किया गया, जो उनके साथ स्वागत किया जा सकता किया गया। बाद में पता चला कि दोनों दंपति में, दोनों कपल में बहुत झगड़ा होता है। पता क्यों? उन्हें भी जानना चाहते थे कि बताओ क्या बात है भाई, क्यों आप लोग लड़ते हो। और बड़ी बात यह है कि मैरिज का बहुत दिन भी नहीं हुआ था, मतलब 3-4 साल नहीं गुजरे थे, प्लानिंग में थे बच्चे के, और झगड़ा शुरू था। वो इसलिए था कि माँ चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। एक बार बच्चा भी हुआ नहीं था, बस प्लानिंग ऐसा, अभी बच्चा धरती पे आया भी नहीं है और माँ बाप का सपना शुरू था। उन्हीं जी पूछे, बता भाई क्या कारण है? तो बस कुछ नहीं महाराज, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और ये चाहते हैं कि मेरे बेटा इंजीनियर बनेगा। बोले पहले ये बताओ कि बेटा है कहाँ? बोले नहीं, अभी तो आया ही नहीं है। तो आज का सिस्टम ऐसा ही है। हम लोग सभी, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आप भी ऐसा ही सोचते हो, हमारे पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, उसका बोझ, उसका बर्डन अपने आने वाले लोग पे डाल देते हैं, अपने सपने उन पे डाल देते हैं। तो इस पीरियड में बच्चे इनोसेंस होते हैं। आप लोग सुने भी होंगे कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो कई वजह से, इनोसेंस, फ्रीडम, जॉय, उन्हें बहुत कुछ दुख, तकलीफ, सही गलत, इन सब का पता नहीं होता। छोटे छोटे चीज़, अभी अगर हम लोग को कोई कुछ बोल दे, उस बात को पता नहीं क्या क्या एक बना करके अपने ईगो पे लेते हैं। यहाँ तक कोई बोले तो उसका प्रेशर, उसका इफेक्ट हमारे चेहरे में पड़ता है और कई दिन तक हम लोग परेशान रहते हैं। बच्चे ऐसे नहीं होते, आप सभी अनुभवी हैं, इन सारी बात को आप जानते हैं। प्ले एंड लाइफ, खेलना उनके इस उम्र में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, साइंटिफिक रीजन से भी। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज द टाइम व्हेन वन hardly shoulder any kind of responsibility or obligation। यह वह समय होता है कि शायद ही कोई जिसका लक खराब हो, किस्मत खराब हो, 0 से 15-18 उम्र टाइम पीरियड में कोई बच्चे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लक का मतलब, मान लीजिए कि किसी कारणवश उनके पेरेंट्स नहीं रहे, उनके पिता नहीं रहे, माँ नहीं रहे, उससे छोटे जो बाकी लोग हैं उन पर उनका भार है। तो बहुत कम ऐसे, आई थिंक 1-2% कह सकते हैं, यह वो पीरियड होता है डी द टाइम व्हेन वन hardly shoulder one kind of responsibility or obligation। 0 से 18 टाइम का जो पीरियड है, उसमें बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या फिर कुछ उनका कर्तव्य होता है। बहुत कम लोग वही लोग होते हैं जिनका बैड लक चलता है, जो नेचुरली होता है या उनकी अपनी किस्मत खराब होती है। क्योंकि इस पीरियड तक तो वो जानते ही नहीं है, बस उनको कि करना हमें क्या है, और जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट पड़ते हैं। But it is also true that children are valuable, specialized when very young। लेकिन ये भी जरूरी है कि बच्चे वैल्यूएबल होते हैं, बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं, मूल्यवान होते हैं। वो हमारे आने वाले पीढ़ी होते हैं, उन पे हमारा देश डिपेंड करता है। हर एक बच्चे पे, हर एक बच्चे की एक्टिविटी पर, हर एक किसी के काम पर हमारा डेवलपमेंट, हमारा देश का डेवलपमेंट तय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पे
हम जो करते हैं इससे दूसरे को कोई मतलब नहीं। ऐसा हम लोग सोचते हैं जनरली कि हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने से क्या बड़ा हो जाएगा, क्या छोटा होगा। नहीं, हम लोग जो भी करते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो करता है उसका इफेक्ट देश पे पड़ता है, उसका इफेक्ट आपके फैमिली पे पड़ता है। तो बच्चे जो बड़े होते हैं तो वैल्यूएबल भी हैं, जो बहुत मूल्यवान होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि उन पर सारा बर्डन आ जाता है माँ बाप का भी और खुद का भी। The fact that children are valuable, they need to care for and protect from the harness of the old outside and around. We all know that children are valuable, important. Children are resource. Children resource हैं। तो अब रिसोर्स कोई चीज डायरेक्टली नहीं बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन डायरेक्टली रिसोर्स नहीं बनता। आप सब जानते होंगे कि आज हमारे देश में, अपने देश में, इंडिया में पॉपुलेशन इज ए बिग प्रॉब्लम। पॉपुलेशन, जनसंख्या बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ी समस्या होती है। कब? जब वहाँ के पीपल रिसोर्स नहीं बनते हैं। अगर पीपल रिसोर्स हैं, पीपल संसाधन है, तो जनसंख्या बड़ी मुसीबत नहीं होती है। अपने यहाँ के डेटा को उठाकर देख लीजिए, उसमें से कितने ऐसे लोग होते हैं जो रिसोर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो खुद पे डिपेंडेंट है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना नॉलेज, अपना टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि मेरा रिसोर्स का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई करके जॉब ही करे, नहीं, कोई भी चीज स्किलफुल, अनस्किलफुल हो सकता है। किसी भी देश का जनसंख्या समस्या तब बन जाती है जब वहाँ स्किल नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही रिसोर्स है, ऐसा नहीं है। एक ट्रेंड पर्सन भी रिसोर्स है। आप देखते होंगे करोड़ रुपया की आप गाड़ी खरीदते हैं, करोड़ रुपया का गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन अब आप उसको सर्विस में ले आते हैं। जब सोचिए, गाड़ी बनाने वाला जो होगा वो वेल क्वालिफाइड पर्सन होगा, नो डाउट, बहुत क्या क्या क्वालिफाई करके गया होगा, बहुत अच्छा इंजीनियर होगा, क्योंकि नए मॉडल लाने के लिए, मार्केट में नए चीज लाने के लिए बहुत कुछ सोचा होगा। लेकिन उसी गाड़ी को आप रिपेयरिंग करने के लिए जाते हैं तो मैकेनिक जो आपका गाड़ी को रिपेयरिंग करता है वो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के आता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं से उसको सिखाया जाता है, वो ट्रेन होता है। तो क्या आप उसको कह नहीं कर सकते कि वो रिसोर्स है? कह सकते हैं, वो रिसोर्स है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में आप देखते होंगे हर घर की बातें होती है कि अगर 10 फैमिली है तो 10 में से 2, 4, 5 अर्निंग मेंबर हैं, बाकी सब उस पर डिपेंडेंट है, जबकि वो अर्न कर सकते हैं। The fact that children are valuable, they need to care and protect from harm and the world outside and around. बच्चे वैल्यूएबल होते हैं, बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें केयर भी करना जरूरी है, उन्हें देख रेख भी करना जरूरी है। केयर कई टाइप्स के हो सकता है सब्जेक्ट्स। Children are the future of our country. I already discussed this point. बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चे, जिस बच्चे को आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ाते हैं, वही बच्चे, उन्हीं पे एक अपना देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। आने वाला फ्यूचर उसी बच्चे पे तय होता है कि हमारा देश कहाँ तक जा सकता है, कितना प्रोग्रेस कर सकता है, और उनके फ्यूचर के लिए हम लोग सभी जिम्मेवार होते हैं। तो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, इस बात को मन में लेकर चलिए। हमारे द्वारा किया गया एक एक्टिविटी बच्चे को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, कितना इफेक्ट पड़ सकता है, वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम लोग उसको निकाल नहीं सकते, पता नहीं कर सकते। बस इस बात को जान के चलिए, इस बात को मन में रख के चलिए कि जिसको हम आज पढ़ा रहे हैं, भले उसका जो काम है वो करे, हमारे तरफ से जितना हो सकता है, जितना एफर्ट लगा सकते हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये आने वाला हमारा देश है। बट एज वे ऑल नो दैट चिल्ड्रन आर मोस्ट वैल्यूएबल, इस बात में हमने रखा है कि बच्चे बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर एक्चुअली हम लोग बच्चे को इस तरीका से तौलते हैं, इस रूप में देखते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी, सब्जेक्ट अच्छी नहीं है, आप मैथ में अच्छे नहीं हो, साइंस में अच्छे नहीं हो, पर जो हम सबको बनाने वाला है,
हम लोग कई बच्चे को ऐसे कह देते हैं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकता, तुम कुछ कर नहीं सकता, तुम बेकार है। जरा सोचिए, अगर वो बेकार होता तो क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको भेजता है ना? जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो क्या वो यहाँ आ सकता था? हम समझते हैं वो यहाँ नहीं आ सकता था। उसके पास खास क्वालिटी है। सभी के पास कुछ ना कुछ खास क्वालिटी है। 10 खास क्वालिटी रहे जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका 10 क्वालिटी है आपके पास, आप 10 चीज़ों में अच्छे हैं, क्या आप उसको 10 चीज़ें बना सकते हैं वन टाइम में? आप एक क्लास में एक ही सेक्टर में उसको बना सकते हैं ना, 10 में तो नहीं बना सकते। अगर आपका बायो बहुत अच्छा है तो आप बायो को अच्छे बना सकते हैं। अगर आपका जो है आर्ट्स का सेक्शन अच्छा है तो आप आर्ट्स के सेक्शन में अच्छे कर सकते हैं। एक इंसान एक बार में एक ही स्कोप को चुन सकता है ना, तो फिर एक ही पॉजिटिव तो चाहिए, एक ही चीज तो चाहिए ना लाइफ को जीने के लिए। तो क्यों ना हम उसके अंदर का एक पॉजिटिव चीज को निकालते हैं, तराशते हैं। एवरी चिल्ड्रन है राइट टू लीड द डिसेंट लाइफ। हमारे देश में, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ सभी को राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। और ये फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है कि कोई एमएलए देता है, कोई एमएलसी देता है, कोई पीएम और सीएम देता है। दिस राइट इज नॉट गिवन बाय द एनी पॉलिटिकल मेंबर, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये संवैधानिक राइट है। और ऐसे राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको गवर्नमेंट छीन तो नहीं सकती, बस उसको कुछ दिन के लिए अडॉप्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है, वो भी इमरजेंसी टाइम्स में, ऐसे नहीं। तो एवरी चिल्ड्रन हैज राइट टू डिसेंट लाइफ। हर बच्चे को अधिकार है कि वो अपना जीवन खुशी से, सही से जी सकता है, जैसे वो जीना चाहता है। इन इंडिया 440 मिलियन आर द चिल्ड्रेन, 40%। भारत में 40% जो पॉपुलेशन है वो बच्चों का पॉपुलेशन है। 40% का जो जनसंख्या है, 404 मिलियन का जो जनसंख्या है, वह बच्चों का जनसंख्या है। बट द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया इज नॉट वेल। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से कि क्या हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो हमारे आसपास में रह रहे हैं, क्या उनकी स्थिति बहुत अच्छी है? नहीं सर, नहीं अच्छी है। हम ही लोगों में से, खास करके जितने एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जा करके हम लोग 5 स्टार होटल में बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, और उस जगह पे वो बच्चा प्लेट लेकर आता है जिसका उम्र 14 साल से कम है, जिसका उम्र 18 साल से कम है, और आप उसके पैसे को देखिएगा तो वो बस सिलेवरी कराता है, उससे गुलामी कराता है, कुछ भी पैसों से नहीं मिलते। तो सोच के देखिए, अगर उसको कोई पढ़ाने के लिए तैयार होता तो शायद वह हमारे आपके बच्चे से अच्छे बन सकता था, हमारे आपके बच्चे से अच्छे हो सकते थे। हमारे ही आसपास में, हमारे ही आसपास के एरिया में वैसे बच्चे भी होते हैं जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा पाते हैं, जिन्हें 2 समय का रोटी नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं ना, उनका लंच पे लंच बेकार होता जाता है। कैसे कह सकते हैं कि हमारे भारत के बच्चे का स्थिति ठीक है? हमारे बच्चे के कुछ जिनके पास पैसे हैं, उनके बच्चे थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाए, पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर कहाँ लेकर चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके बच्चे जो झुग्गी झुपड़ियाँ में रहते हैं, फीवर के कारण भी मर जाते हैं। नहीं कर सकते। हम लोग कहते हैं ना, किसी के पास एक गाड़ी बंगला हो जाता है और हम लोग कहते हैं वी आर द रिच। नहीं सर, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है और एक कंसेप्ट आई थिंक प्रोग्रेस करके कुछ होता है, मुझे पूरा क्लियर नहीं है, पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें याद है। उसमें आपका डेवलपमेंट तब तक नहीं हो पाता जब तक कि आप अपने सराउंडिंग को नहीं सुधारते हैं। नेक्स्ट इट इज द पॉइंट, बट द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया इज नॉट वेल। भारत में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर हायर their right and value their dignity.
हमें हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, हमारा अधिकार बन जाता है कि हम बच्चे को राइट, उनकी डिग्निटी को उनको बताएं, क्योंकि बच्चे को थोड़ी ना पता है कि उनके पास क्या राइट है, क्या अधिकार है, क्या उनकी इस समाज में योगदान है, उन्हें कुछ नहीं पता। हमें तो अपना राइट पता ही नहीं होता, बच्चे को तो छोड़ ही दीजिए ना। तो उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे अपने राइट को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे, उन्हें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उन्हें एक्सप्लॉइट कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद में जाइएगा। It is important to consider the right and value of their dignity. शायद आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को वीक में एक दिन की छुट्टी संडे को मिलती है। ये संडे की छुट्टी इसलिए नहीं मिलता ना कि हम लोग अपने घर पे रहें और रेस्ट करें। इसका एक बड़ा हिस्ट्री है। संडे का छुट्टी इसलिए मिलता है ताकि आप सोशल वर्क कर सकें, ताकि आप सामाजिक वर्क कर सकें। और सबसे अच्छा सोशल वर्क, इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उन बच्चे को उनके बारे में जाकर देखें, उनके अधिकार को बताएं, उनके राइट्स के बारे में बताएं। बच्चे भीख मांगते देखते होंगे, हम लोग बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, एक क्या रुतबा होता है उसमें जाने का, स्टाइल भी कहने का ही नहीं होता। एंट्री और एग्जिट तो कहीं छोड़ ही दीजिए ना, ऐसा रहता है कि वी आर द किंग ऑफ इंडिया, यहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। उस समय बच्चे के जो बैठे होते हैं उनके प्लेट में 1 रुपये डाल देते हैं, 10 रुपये डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सच कहें तो आप उसको विकलांग बना दिए, आप उसको विकलांग बना दिए हैं। ऐसे भारत में डेमोक्रेसी कंट्री में भीख देना कानूनी अपराध होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड एड्रेसिंग देम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें से बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। उसमें हमारे बच्चे के लिए कुछ खास प्रोविजन है, कुछ खास पॉलिसी है। पॉलिसी तो बहुत सारे हैं, आप लोग सभी जानते हैं, विद्वान पर्सन हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 395 मोर देन अमेंडमेंट हुआ है, उससे ज़्यादा आपका आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर नेक्स्ट। From law to practice toward roadmap to strengthen children right in the era of biomedicine। आज के टाइम में गवर्नमेंट का भी एफर्ट है, गवर्नमेंट का भी ट्राई है, कोशिश है कि जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए बहुत कुछ रोड मैप तैयार किया जा सके। जैसे अभी के टाइम में देखा जाए तो आज से कुछ समय पहले जो बच्चे किसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी से बिलोंग करते थे, जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, वैसे बच्चे जिनके घर की में 2 रोटियां भी नहीं मिलती है, वो एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम कैसा आएगा नहीं पता, उनके भी अंदर पढ़ने की टेंडेंसी होता है, कुछ करने की टेंडेंसी होता है। लेकिन आज गवर्नमेंट का शुक्रिया है, धन्यवाद है कि उन्होंने कुछ स्कीम लाए जिससे कि आज के बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके स्कीम के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट, here we discussed some constitutional right given in our the constitution. First is the article 14। आर्टिकल 14 में एक राइट दिया है, राइट टू इक्वालिटी। इसको समता का अधिकार कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी। इसमें कई प्रकार का अधिकार आते हैं, कई प्रकार के राइट्स होते हैं। आप किसी बच्चे के साथ या कोई भी किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का इक्वालिटी का वर्क नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस पर कार्रवाई किया जा सकता है। यह प्रोविजन आर्टिकल 14 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में यह प्रोविजन है कि राइट टू इक्वालिटी सभी लोग, सभी बच्चे, सभी, ये आर्टिकल हम लोग के सभी के लिए लागू होता है। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजियस, आप किसी तरह का से, इवन द इकोनॉमिकल पोजीशन। आज के टाइम में देखा जाए तो आप देखो हिस्ट्री को देखिए तो वहाँ जो है 4 पार्ट में पूरे समाज को बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इवन बाद में जो है इसको चेंज भी किया गया जो आज तक है। लेकिन हम समझते हैं कि आने वाले समय में एक नया कैटेगरी बनेगा और वो इस आधार पर बनेगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर कि आप ये हैं तो इतना, आपके पास इतना प्रॉपर्टी है तो आप अमीर हो गए, आप इससे कम है तो आप गरीब हो गए।
आप किसी भी बेसिस पर, चाहे वो जेंडर बेसिस हो या फिर कास्ट बेसिस हो, रिलीजन बेसिस हो, कलर बेसिस हो, किसी भी बेसिस पर, चाहे वो किसी ऑफिसर का बच्चा हो या किसी एक जो भिखारी है उनका बच्चा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। हम देखे हैं अपनी आंखों से और होता है कई लोगों के साथ, शायद आप लोग को एक कॉमन फीलिंग होगा कि हम उनके इकोनॉमिकल स्टेटस को देख करके बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करते हैं, या होता है। हम अब देखोगे कई जगह पे, बिहार में कॉमन सी बात है, हमारे यहाँ एक कॉमन सी बात है, अगर वो थोड़ा अच्छा घर से बिलोंग करता है, अच्छा फलना बाबू के बेटा है, अच्छा वो ऐसा करके व्यवहार किया जाता है। और अगर थोड़ा स्थिति खराब है, तो फिर उसके साथ क्या व्यवहार होता है सर, आप सब जानते हैं। तो आर्टिकल 14 स्टेट दैट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स और एनीथिंग। आप किसी भी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 14। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। किसी के साथ अगर राइट टू इक्वालिटी में मैंने बताया आर्टिकल 14 का है। आर्टिकल 15 जो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। किसी प्रकार का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, प्रावधान है। आर्टिकल 15, आप आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, यू कैन गो द कोर्ट और आपको ऑब्वियसली हेल्प मिले। बच्चों को बताना चाहिए ना, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू टू प्रोसेस लॉ। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि हर किसी को इंडिविजुअल राइट है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी को अपने तरीका से जीना सिखाते हैं। हम ऐसे जीते हैं, तुम भी ऐसा ही जियो। हम ये करते हैं, तुम भी ऐसा ही करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या जीता है, कैसे उसको पसंद है, क्या उसको पहनना पसंद है, क्या उसको खाना पसंद है, उसका गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको। हम और आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, हम आप उसको बदल नहीं सकते। राइट टू विनिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम द विनिंग ट्रैफिक और द फोर्स बॉन्डेड लेबर। आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो थोड़ा प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, वो लोग जाते हैं गरीब के कस्बे में और जा करके वहां से उन बच्चों को चुन करके लाते हैं, उन बच्चों को जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। इवन अगर उनके पेरेंट्स पैसे अगर लिए हुए हैं, ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ तो इनफॉर्मल लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। आपको बैंक से लोन की जरूरत तो होती है, खास करके जो पुअर टाइप के लोग हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, उन्हें और पैसे की जरूरत होता है। और जो मनी लेंडर वगैरह होते हैं, वो लोग पैसे प्रोवाइड करते हैं। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कोई फिक्स रेट नहीं होता, और खुद अपने आप को लॉ है, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, सरकारी रूल का कोई मतलब नहीं उसके लिए रहता है। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान किसी से पैसे लिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, पैसे किसी वजह से नहीं पे कर पाया, तो उसके बदले में बस क्या होता है था ना, ऐसा अभी तो नहीं होता है, पर ऐसा होता था। उनके बच्चे को, उनके लोगों को अपने घर में लेकर जाइए, उनसे काम करवाइए जब तक वसूली नहीं होता। भाई कब तक वसूली होगा, ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है, चलता रहता है। आज भी होता है, जो लोग टेंडर वगैरह लेते हैं। आर्टिकल नेक्स्ट, इवन की कई जो लोग होते हैं उनको फोर्सली बलपूर्वक पकड़ करके कहीं सेल भी कर दिया जाता है, बेच भी दिया जाता है। ये सारे आप कोई भी करता है तो आप उसके लिए आर्टिकल 23 होता है। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, ये भी कानूनी अपराध है। आप अपने तरीके से पेमेंट फिक्स नहीं कर सकते। इसका पेमेंट कितना होगा, ये सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो हियर इज द सम बेस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, जिसको हिंदी में आप अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 14 हुआ, 15 हुआ, 21 हुआ, 23। सर नेक्स्ट, राइट टू फ्री एंड मॉनिटरी elementary education to all children till age attaining 14 years। एलिमेंट्री एजुकेशन का स्वतंत्रता है, वो फ्री होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन जब तक आप 14 ईयर्स के नहीं हो जाते, 10 साल का उम्र आप कंप्लीट नहीं कर पाते, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपको फ्री मिलता है, बच्चों को फ्री मिलता है। कई आधार पे तो
प्राइवेट संस्थान की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कई जगह पे आप देखोगे अगर करप्टेड लोग बैठे हुए हैं वैसे संस्थान में, तो वहाँ भी एडमिशन फी लगना शुरू हो जाता है। वहाँ भी क्या क्या फी लगना शुरू हो जाता है अगर बच्चे को नहीं पता होगा, पेरेंट्स को नहीं पता होगा। देखिए हमने पहले ही कहा कि बच्चे को तो छोड़ दीजिए, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा राइट क्या है। इसीलिए तो हम लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो सिक्स पढ़ाया जाता है ताकि आप साइंस पढ़ के उसको बना सकते हैं। पर जीने के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना जरूरी है, का लॉ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है, अगर खुलकर जीना है, तो इसके लिए पॉलिसी, उसके लिए लॉ की आवश्यकता है। राइट टू फ्री elementary education to all children till the age of attaining 14 years. Indian Constitution necessary article 14। देखिए आप सब जानते हैं कि आर्टिकल्स में कई प्रकार के सेक्शन में आता है, इसमें आर्टिकल का थर्ड सेक्शन 14 का प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में या किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, होटल में 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे को वर्क पर रखना कानूनी अपराध है, इलीगल, गलत है, इलीगली रॉन्ग है। ये आर्टिकल 14 थर्ड से बताया गया है। दैट इज द राइट ऑफ चाइल्ड टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द that is the right of child to protect from the harmful engage over till the 14 year। आप देखे होंगे कि बहुत डेंजरस जोन में, जहां पर कि बड़े लोगों के लिए, जो एडल्ट हैं उनके लिए काम करना भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। थोड़ा एक गलती हो जाए, माइनर मिस्टेक हो जाए तो उसका डेथ हो सकता है। वैसे फैक्ट्री में, जैसे केमिकल फैक्ट्री में, छोटे बच्चे को क्या पता है कि कौन सा केमिकल कितना डेंजरस है। वैसे केमिकल इंडस्ट्री में इवन जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम बड़े सिटी में लॉ वगैरह में होता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी बहुत कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। उनका अगर छोटा सा गलती हो जाए, माइनर मिस्टेक हो जाए, तो उनका जान जा सकता है एक छोटी सी लापरवाही के कारण। बट पहले तो क्या हमारे यहाँ प्रॉपर्टी है, जो लोग अपने आप को अमीर समझते हैं, जरा कान खोल के उनको समझाइए और सुनाइए कि आप कैसे अमीर हैं। हाउ टू प्रूव, जब आपका देश गरीब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अमीर हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि आप अमीर हैं? सर नेक्स्ट। यहाँ कुछ एक जस्टिस के द्वारा शेयर किया गया वाक्य है, इसको हम आपको सामने बताते हैं। The child is soil for big nature and the capacity to eat। बच्चा वह आत्मा है, बच्चा वो चीज है, वह वस्तु होती है जो नेचर से शुरू होता है, जिसका फॉर्मेशन नेचर से होता है। और याद रखिए, जिसका फॉर्मेशन नेचर से होता है उसके पास पावर बहुत होता है। सभी के पास, बस अंतर है कि वी डू नॉट नो व्हाट इज आवर पावर, वी डू नॉट नो व्हाट इज आवर पोटेंशियल। हम लोग निगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव पक्ष को भूल जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिस्ट्री में हम जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कई ऐसे महान लोगों का कहानी सुनाते हैं जो कि शुरू में बहुत ही, जिनके लोग कहे तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ है ही नहीं, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, और बाद में फिर इतिहास को बदल देते हैं ना। बच्चे जो होते हैं वो सॉइल होते हैं, जो नेचर से शुरू होते हैं, और उनके पास कैपेसिटी होता है टू मस्ट टू हैव टू फाउंटेन। उनके पास कैपेसिटी होता है इम्प्रूव करने का, उनके पास कैपेसिटी होता है ग्रो करने का। जिन बच्चों को हम लोग कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, वो सारे कुछ वो जानते हैं, बस हम लोग उसको जगाते हैं। वो जो ना नॉन एक्टिव वैल्यूम की तरह है, बस उसको आग दिखाने, वो जो थोड़ा सा उसको एक्टिव कर दीजिए, सब कुछ जानता है, सब कुछ वो जानता है, बस हेल्प करने की जरूरत है। कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे के साथ करें, कोई जरूरी नहीं है कि वह बच्चे पढ़ाई में अच्छा हो, अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं तो कुछ और उसके पास स्किल है, कुछ है उसके पास, हमेशा पॉजिटिव है उसके पास, बस निगेटिव तो हम होते हैं ना। Must have to find a way to grow
into maturity, into fulfillment of physical and virtual vital energy, and most brain deep and highest of the emotional, intellectual and spiritual. एक बच्चे में सारे प्रकार का एनर्जी, वाइटल एनर्जी हर प्रकार का है, उसको ग्रोथ से रिलेटेड है, और ग्रोथ में हेल्प करिए। छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि वो क्या खाएगा तो उसका ग्रोथ होगा, उसके बॉडी के लिए, उसके सेहत के लिए क्या सही है वो नहीं डिटरमाइन कर सकता। आप उसको बता सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं, आप उसको सिर्फ कर सकते हैं। सर, आप अपने बच्चों को फिजिकली ग्रो करने के लिए आप खुद तो नहीं खाएंगे। अगर आप खुद भी खाते हैं तो क्या आपका बच्चा फिजिकली इम्प्रूव हो पाएगा और फिजिकली प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं ना। आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, आप उसको प्रेम से खिला सकते हैं, दे सकते हैं, आप हेल्प ही तो किए। मैच्योरिटी इन द फुलफिल फिजिकल वाइटल एंड मोस्ट ब्रेड डेप्थ एंड हाइट। हमारे सिंपल लैंग्वेज में क्या है, एक वर्ड में कहें तो चिल्ड्रन इज सी और ओशियन। बच्चे हिमालय हैं, बच्चे सी ओशियन हैं जिनकी गहराई बहुत ज्यादा है। उस गहराई को हम लोग बड़ा इजीली नाप देते हैं, बड़ा जल्दी किसी को डिमोटिवेट कर देते हैं, और वो करे तो क्या हो भी जाता है। एक निगेटिव बात किसी को बहुत बर्बाद कर सकता है। एक निगेटिव बात, आज जिस एनिमल को आज हम लोग कब से करके रखे हैं, टाइगर, एलिफेंट, हमारे ही सारे प्रोडक्ट्स करना शुरू करता है क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसके पास क्या एनर्जी है। जिस दिन उसको ये पता हो गया कि हमारा एनर्जी बहुत है, हमारा पावर बहुत है, हम जैसे कितने को रन निकल सकता है वो, क्योंकि उसके दिमाग में फिट होता है। उसके दिमाग क्या कितना आसान होता है, रस्सी लगाते हैं, थ्रेड लगाते हैं, उसको बांध देते हैं और बना रहता है, क्योंकि उसके पावर नहीं पता, क्योंकि वो हमारे ऐसे किसी समाज में नहीं रहता, क्योंकि वो हमारे ऐसे किसी एजुकेटेड कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सोसाइटी में नहीं रहता। अगर उसको पढ़ाया जाता ना, उसको बताया जाता किसी तरह से कि यू आर द ब्रेव, यू आर द किंग, तो फिर हम लोग का राजा होता। तो अब मैंने सिंपल सा वर्ड यूज किया कि चिल्ड्रन इज द सी, बच्चे समुद्र हैं, उनकी गहराइयाँ बहुत है, और आपको पता है कि समुद्र में अनेक प्रकार का मिनरल्स है, अनेकों प्रकार के इंपॉर्टेंट रिसोर्स वैल्यूएबल जिसकी आप कीमत नहीं लगा सकते, और रिसोर्सेज समुद्र में होते हैं। सिंपल सी बात है। एक बात मैंने बताया कि बच्चे सी होते हैं, बहुत जल्दी बहुत गड़बड़ में किसी को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पहले हमने बताया कि चाइल्ड क्या है, फिर हमने बताया उनके राइट क्या है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए हमने बताया क्योंकि अगर हम ऐसा ही बता दें तो कोई मानने के थोड़ी तैयार है, कोई रेडी नहीं होता। इसलिए तो हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा फिगर लगाए हैं, ये फिगर बहुत कुछ बयान करता है अगर आप इसको गौर से देखें। सब नेक्स्ट बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे पॉलिसी लाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे के प्रोटेक्शन की जरूरत वहां पे होता है, जनरली आज के टाइम में हर कोई अर्निंग मेंबर बनना चाहते हैं, हर कोई कमाना चाहते हैं, हर कोई पैसे अर्न करना चाहते हैं, और इस पैसे अर्न करने के रेस में, इस रफ्तार में बच्चे का देखरेख नहीं हो पाता। पिताजी अपने काम को चलाते हैं, माँ अपने काम को चलाते हैं, टाइम बंधा हुआ है, थके हुए आते हैं, और बच्चे फिर उस बीच में कितना लॉस कर जाते हैं, जितना कमा नहीं पाते हैं ना, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे करते हैं बाद में। सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं, सूद का सूद लगता है सर। तो आज का टाइमिंग ऐसा है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसी अपनाए जाते हैं। आफ्टर द गवर्नमेंट पॉलिसी वी आल्सो डिस्कस व्हाट वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। गवर्नमेंट should help parents by providing service to support them, खास करके उनके लिए उन वैसे पेरेंट्स को गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए जो स्पेशली बहुत पेरेंट्स वर्क आउटसाइड द होम, जो पेरेंट्स अपने घर से लॉन्ग आवर्स के लिए बाहर होते हैं, क्या कर रहे हैं नहीं हम लोग बच्चे को जान पाते हैं, उसके पास बैठने का टाइम भी कहाँ होता है। सुबह का 7 बजे आते हैं, रात का 10 बजे आते हैं, अब इतने थक जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाद में प्रेशराइज करते हैं बच्चे को हम
का रिजल्ट इतना कम क्यों आया, आप इतने से क्यों नहीं कर पाए, दूसरा को इतना कर पाया। कोई रिस्पॉन्सिबल हम छोड़ देते हैं ना दूसरे के भरोसे पे, दूसरे के भरोसे पे तो छोड़ देते हैं। especially if both parents work outside the home, उनके लिए वैसे पेरेंट्स को गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए जिनके बच्चे घर पे होते हैं और पेरेंट्स बाहर होते हैं वर्क के लिए करते हैं। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रॉपरली केयर। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि आपके बच्चे, आप काम पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सही से रह रहे हैं। प्रॉपर केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायलेंस। ऐसा नहीं होता है, हम लोग काम के लिए करके, काम को लेकर के बाहर चल जाते हैं, हमारे बच्चे घर पे फ्री होते हैं, उनको भी पता है कि हमारे पेरेंट्स कब आएंगे और आने से पहले वो घर पे प्रेजेंट हो जाते हैं और नाटक तो ऐसे करते हैं कि दिन भर पढ़ाई किए हैं, दिन भर काम में लगे हुए हैं। उस बीच में वो क्या क्या सीख जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि सर दूसरे को सुधारना बड़ा डिफिकल्ट है। आप पूरे इन्वायरमेंट को नहीं सुधार सकते ना, आप पूरे मोहल्ले को नहीं सुधार सकते ना। अगर आप कुछ बात बताने भी गए, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास में कोई ऐसा रहता भी है तो कहेगा आपका बच्चा बहुत अच्छा थोड़ी है, आप अपने को देखिए। तो हम उस बीच में हमारे बच्चे वायलेंस सीख लेते हैं, एवोजिंग करना सीख जाते हैं, निगलेक्ट बाय देयर पेरेंट्स और एनी एज वर्क लोग आफ्टर दे। आप देखते ही होंगे कि जब तक बच्चा 5, 6, 7 तक रहता है आपकी बातों को मानता है, 7, 8, 9 तक जाते जाते आपके साथ हर गलत सही के साथ बोलना शुरू कर देता है। आप उसके साथ कई बात करते होंगे तो आप एक से आपको ही नेगेटिव दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने उसे शुरू में ही छोड़ दिया था, शुरू में ओपन कर दिया था। गवर्नमेंट नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या किस प्रकार से हेल्प किया जा सकता है उसको हम कई भागों में बांटे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, पेरेंट्स और कैरी गिवर जिसको देखरेख करते हैं, लोकल कम्युनिटीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर। इन सभी के द्वारा हमारे बच्चों को देखरेख किया जा सकता है। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट हमारे बच्चे को कैसे केयर कर सकते हैं। हमने बताया कि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की बात हम लोग वैसे कंडीशन में कर रहे हैं जब पेरेंट्स आउटसाइड होते हैं। Policy environment where the children right can be respected. लॉ बनाए, कानून बनाए जिससे हमारे बच्चे को प्रोटेक्शन मिल सके, पॉलिसी बनाए, रिसोर्स बनाए, बिल्डिंग बनाए। हम उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कि वो बच्चे को रखा जा सके, वो कैदी है, कोई जेल का हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसा रूल जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कैसे हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट responsible for implement government policy on the children right acting in the best interest of children. लोकल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ लगाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको सही तरीका से इम्प्लीमेंट करे और इससे भी हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिल सकता है। सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे घर में जो हमारे बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे बच्चों को नुकसान उन लोगों से भी होता है जो सर्विस पर इंटरेस्ट। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी बच्चे के राइट्स को, बच्चे के जो राइट्स हैं उनको राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड कैरी गिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग केयर, प्रोटेक्ट एंड opportunities for children in the family conceived with respect and their rights. Parents और
जो कैरी गिवर है, जो केयर गिवर है, वो भी बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सही पॉलिसी लगा करके। लोकल गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर चाइल्ड। सर नेक्स्ट। Children are the future of any nation. Let's protect the right of children. Our main first should be children हमारे देश का भविष्य है। Children हमारे देश, बच्चे ही हमारे देश हैं, इसलिए उनकी केयर करना, उनको देख रेख करना हमारे लिए एक चुनौती भी है, हमारे लिए एक चैलेंज भी है। क्योंकि अगर आप सही से बच्चे को केयर नहीं कर पाए तो फिर वो देश के लिए गलत भी बन सकता है, सही से किए तो वह देश के लिए सही भी बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। सिर्फ हम अपने काम को निभाएं, फॉर्मेलिटी निभा दें, इतना ही सही नहीं होता है। क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम से ही बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि चिल्ड्रन इज अ नेशन, चिल्ड्रन इज अ कंट्री, चिल्ड्रन देश है, चिल्ड्रन भविष्य है। उसके जो भी सीखता है वो एक दिन ना एक दिन उसको रिजल्ट के रूप में आएगा और वो रिजल्ट इफेक्ट करेगा अपने देश को। आज कोई टेररिस्ट है तो उसको भी कोई पढ़ाया नहीं होगा, वो भी कोई ना कोई समाज में रहा ही होगा। कहीं ना कहीं तो गलत सीखा ना, पेरेंट्स नहीं सिखाया, टीचर नहीं सिखाया, कोई तो सिखाया। किसी को भी रिसोर्स बनाने के लिए सिर्फ एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं। तो आस पास में पूरे सराउंडिंग में जो भी सीख रहा है वो सारा उसके लाइफ में अटल है, वो कभी इरेज नहीं होने वाला है। उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। 100 तो एक का काम है, चैलेंज का काम है। फर्स्ट चैलेंज का काम है 100% इम्यूनाइजेशन। सबसे पहला कि बच्चे कुछ भी करें, बच्चे देश की सेवा करें। इन द केस ऑफ आर्मी, इन द केस ऑफ टीचर और एनी फॉर्म। बट ये सब करने के लिए बच्चे को हेल्दी होना जरूरी है, बच्चों को स्वस्थ होना जरूरी है। और स्वस्थ होने के लिए उसके पास इम्यूनेशन पावर होना जरूरी है। और ये पावर ऐसा नहीं कि बॉडी में पहले से ही होता है, यह पावर हम जो उसको प्रोवाइड करते हैं, जो उसका फूड है, उस फूड से आता है। इम्यूनेशन पावर, अगर उसका इम्यूनेशन बहुत कमजोर है वो स्वस्थ नहीं रह सकता। थोड़ा सा भी अगर इन्वायरमेंट में चेंजिंग आया, थोड़ा भी प्रॉब्लम आया, तुरंत तो बीमार पड़ सकता है। कुछ भी बने, कुछ भी करे, उससे पहले जरूरी है कि वह स्वस्थ रहे। उसके लिए जरूरी है कि हेल्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी का डिफिनेशन सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने बच्चे को डेली दूध पिला रहे हैं, डेली उसको जो है ग्रीन वेजिटेबल खिला रहे हैं, फ्रूट खिला रहे हैं तो स्वस्थ रहेगा, नहीं। हेल्दी वैसे पर्सन को कहा जाता है जो फिजिकली, मेंटलिटी और सोशल तीनों प्रकार से स्वस्थ होता है। अगर कोई पर्सन शरीर से बहुत अच्छा है, फिट है, तो दिक्कत नहीं, हाइट वेट सब बहुत अच्छी है, बट अगर वो चोरी का काम करता है, क्या आप उसको हेल्दी कहेंगे? नहीं, वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वह सोशल सही नहीं है, तो सामाजिक रूप से सही नहीं है, वो हेल्दी नहीं हुआ। अगर कोई पर्सन, अगर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत अच्छा है पर उस रेशियो में, उस एज के अकॉर्डिंग उसका मेंटल प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो इन दिस केस इट इज नॉट हेल्दी। वैसे केस में भी हेल्दी नहीं है। और फिजिकली अगर हेल्दी नहीं है तो भी आप समझो हेल्दी हो ही नहीं सकता है। फिजिकली अगर हेल्दी नहीं है तो भी नहीं हो सकता। फिर भी वैसे कंडीशन में अगर जो फिजिकली हेल्दी नहीं है पर मेंटलिटी सही है, सोशल सही है, फिजिकली हेल्दी नहीं है पर मेंटल सही है और सोशल सही है, तो बहुत कुछ कर सकता है। आप लोगों को पता होगा नो अवार्ड करीना सिंघल, ही इज द फर्स्ट। वही सही नहीं है मानते हैं, पर वो मेंटलिटी सही है, सोशल सही है और अब फिजिकल सही है
लेकिन मेंटलिटी, आपका विचार, आपका डिसीजन, आपका व्यवहार, आपका सोच सही नहीं है तो भी आप हेल्दी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, मेंटलिटी बहुत अच्छे हैं, पर आपका सोच निगेटिव है तो भी आप हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी बनाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे को बैलेंस डाइट खिलाएं तो हेल्दी हो जाएगा, नहीं। आप देखते होंगे कई लोगों को जो बहुत अच्छे घर के बच्चे होते हैं, हम लोग ऐसे बच्चों को भेज करते हैं अपनी क्लास में, उनकी घर की चीज बहुत अच्छी है, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चे डिप्रेस होते हैं क्योंकि उनका सोसाइटी में कुछ गड़बड़ है, उस फैमिली में गड़बड़ है। वो ऐसी स्थिति में वो भी हेल्दी नहीं हो सकता। और एक अच्छा देश बनाने के लिए, एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हेल्दी माइंड बहुत जरूरी होता है। विदाउट हेल्दी माइंड वी कैन नॉट क्रिएट अ ग्रेट और द डेवलप्ड कंट्री। आप सोच भी नहीं सकते, कभी इमेजिन करवे मत करिए कि ऐसा हो भी सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द 100% न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन मिल्क टू एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को बैलेंस डाइट मिले, लेकिन ये संभव ही नहीं है। हर बच्चे को आई थिंक कि 70% मान के चलते हैं, 70% अभी हमने बहुत क्या दिया है, 70% बच्चे को ही सही से डाइट मिल पाता है, बैलेंस डाइट मिल पाता है, बाकी बच्चे तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जो चीजें उन्हें मिलना चाहिए था सही उम्र में वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन होता है प्रॉपर्टी, उसके पीछे रीजन होता है गरीबी, जो एक अभिश्राप है जिसको मुक्त करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। गरीबी से जीतना बहुत आसान काम नहीं है, और उसको जीतने के लिए, उससे आगे ऊपर उठने के लिए, गरीबी से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाएं, शिक्षित बनाएं, साक्षर नहीं। साक्षर जो सिर्फ अक्षर का नॉलेज रखता है, लिटरेट जो सिर्फ अक्षर का नॉलेज रखता है। आप लोग कई लोग को देखते होंगे, बहुत इसलिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन शिक्षित है कौन साक्षर है। शिक्षित और साक्षर में अंतर होता है कि साक्षर इंसान पहले किसी मान लिया अपना नाम भी लिखेगा, पहले ज्वाइन पास होगा, उसके बाद फिर काम कुछ लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, वो साक्षर हुआ। जिसको सिर्फ अक्षर का नॉलेज है वो साक्षर है। लेकिन शिक्षित जो पढ़ ले, किसी चीज को पढ़ने लिख दे, समझ जा और समझा दे, एजुकेटेड, वह शिक्षित है। सर आप वैसे लोगों में बहुत कम लोगों को फाउंडर करते होंगे जो शिक्षित है। शिक्षित जो है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। न मानते हैं कि वो बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सकता, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकते, पर वो भूखा नहीं रह सकता। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है ना कि प्रॉपर्टी लाइन क्या डिटरमाइन करता है। हमारे यहाँ तो डिटरमाइन किया जाता है इस आधार पर कि 2100 कैलोरी अगर आपको भोजन मिलता है, आप शहर में रहते हैं तो आप अमीर में, और 24 मिल रहता है, 2400 कैलोरी मिलता है, आप गांव में रहते हैं तो भी आप अमीर, आप यू आर नॉट बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमारे देश में तो ऐसे लोग हैं जो शिक्षित रहेगा तो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा ना, अपने बच्चे को नेसेसरी चीजों को पूरा कर सकता है ना। बहुत हाई स्कूल नहीं पढ़ा सकता, बहुत महंगे स्कूल नहीं पढ़ा सकता, पर पढ़ा तो सकता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, आप एक सर्वे करके देख सकते हैं कि जो लोग शिक्षित हैं वो लोग गरीब नहीं हैं, वो लोग बहुत गरीब नहीं हैं। गरीब मतलब